इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गद्दार कहा और इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी निशाना साधा और देश में आर्थिक संकट की आशंका जताते हुए कहा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है और राहुल गांधी के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और माफी की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इस तरह के शब्द देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के लिए अनुचित है और इससे राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार आपको बचा नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी के इस विवादित बयान से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देश विरोधी बता दिया है और देश के पीएम के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए माफी की मांग की है। मला असं वाटतं, मागच्या वेळेस मी सांगितलं होतं, पवार साहेबांना फार राग आला, ते म्हणाले की मुख्यमंत्र्यांनी असे शब्द वापरू नये, पण मी पुन्हा सांगतो, हा रिजेक्टेड माल है। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। राहुल गांधी की भाषा देश के दुश्मन देश की भाषा हो गई है। राहुल गांधी वही बोलते हैं जो दुनिया का कोई दुश्मन देश बोल सकता है। भारत की इकोनॉमी जो है वो दुनिया जानता है। राहुल गांधी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को वास्तव में एक बार भारत की संस्कृति का जरूर अध्ययन करना चाहिए। छोड़िए, राहुल जी की दिमागी हालत आप सब जानते हो अच्छी तरह से। अभी अभी विदेश से आए, कुछ नया एजेंडा वहाँ से जो दिया गया होगा वो लाए होंगे। आज तो हम देश के हित की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने आए थे और देश हित में ये कार्य जल्दी से पूरा हो, ऐसी ही शुभकामनाएं। कांग्रेस की जो मानसिकता है उसका कहीं ना कहीं परिचायक है ये। और कांग्रेस, राहुल गांधी जब चुनावों में जनता उन्हें नकारती है तो वो इस प्रकार की बयानबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को अब बहुत कोई गंभीरता से लेता नहीं। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। यहां एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर यह विवादित बयान दिया है। राहुल के इस बयान की एक तरफ निंदा हो रही है तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि कांग्रेस ने यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसके चलते ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं। मतलब ये कि इसलिए ही वो यूपी में एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति की जननी कांग्रेस के युवराज की ये अमर्यादित टिप्पणी उनकी नकारात्मक राजनीति, असंयमित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर को दर्शाती है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति की गई घोर निंदनीय टिप्पणी 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश और लोकतांत्रिक संस्कारों का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज को अपने आपत्तिजनक और असंसदीय वक्तव्य के लिए पूरे देश से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांटने और व्हील बनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी लगातार परेशान हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जमीनी मुद्दों से दूर नजर आ रही है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और बयान को लेकर सियासी गलियारे में चर्चा भी तेज हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए हौसलों की उड़ान योजना का आधिकारिक ऐप लॉन्च किया है और इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। योजना का उद्देश्य युवाओं को कला, रचनात्मकता और प्रतिभा दिखाने के लिए बड़ा मंच उपलब्ध कराना है। सरकार ने करीब 50 लाख युवाओं को इसे जोड़ने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने में मदद करेगी। सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज अपने आर्ट एंड कल्चर मंत्रालय को बहुत बधाई देती हूँ, मंत्री जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने दिल्ली के उन युवाओं के लिए इस कार्यक्रम को प्लान किया। हम मानते हैं कि देश की राजधानी है दिल्ली और बहुत टैलेंट है यहाँ। हर राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, अलग अलग कल्चर यहाँ पे है और सभी लोग इतने टैलेंटेड हैं कि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। सरकार ने कभी पहले इस तरह के कार्यक्रमों का लगता है कि उतना बड़ा आयोजन नहीं किया होगा जिसमें इतने लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार का प्रयास हो। यानी कि उन्हें सरकार के पास नहीं आना है, सरकार उन युवाओं के गली मोहल्लों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचेगी और उन तक अपनी इस पूरे के पूरे प्लान को लेके जाएगी, जिसका नाम हौसलों की उड़ान दिया गया है। एक भी रुपए का उनको खर्च नहीं करना है, उन्हें ना रजिस्ट्रेशन में ना किसी और चीज में। सरकार अपना पोर्टल लॉन्च करेगी, उसके साथ अपने फोन नंबर देगी। उस पोर्टल पे दिल्ली के 16 साल से लेकर के 35 साल के युवा उस पे रजिस्टर करेंगे, अपनी वीडियोस वो शेयर करेंगे। एक ज्यूरीज का पैनल पूरा बैठेगा, वो उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट होने पे पूरी दिल्ली में 35 जोन बनाए जाएंगे, यानी कि विधानसभा तक जाकर के उन्हीं के एरिया में वहां पर ही ऑडिशन सेंटर बनाए जाएंगे और लोकल बच्चे वहीं आकर के अपने अड़ोस पड़ोस में ही अपने उन ऑडिशन को दे पाएंगे, जिसमें से कि फाइनल फिर शॉर्टलिस्ट होगा। तो लाखों से हजारों में पहुंचेंगे और हजारों से फिर जब छोटे नंबर में हम पहुंचेंगे तब वो स्टेट लेवल पर उनका एक अच्छा कार्यक्रम होगा। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, कुछ और खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे और आवश्यक सुविधाओं की इस बैठक में विस्तृत तौर पर समीक्षा की गई। बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाएं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकें।
पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। हलवारा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाया, कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान पंजाब सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा गया। श्री अरविंद केजरीवाल जी पहुंचे ने कि जिहड़ा एयरपोर्ट है ये पिछले दिन ही ऑपरेट हो गया। इतों 2 फ्लाइटां दिल्ली ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। पंजाब सरकार ने 58 लगभग 58 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਚੂਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ इस एयरपोर्ट के चलन पे बधाई देना। अभी दो दिन के दौरे पे आया हूँ पंजाब। अगले 2 दिन में मान साहब के साथ और पंजाब की सीनियर लीडरशिप के साथ चुनाव की तैयारियों को लेके कई सारी सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि 4 साल के सरकार चलाने के बाद आज पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। अमेठी में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र मिश्रा के निधन पर उनके आवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया और इसके बाद जनसभा स्थल के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार पर इस दौरान तीखा हमला बोला और राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें गद्दार कहा और कहा कि वे माफी मांगने वालों में नहीं हैं। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय योगेंद्र मिश्रा के घर राहुल गांधी ने पहुंचकर वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। राहुल गांधी ने उनके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात भी की और उनको सांत्वना भी दी। पिताजी ने लगभग अपने जीवन के 42 वर्ष जो है गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को दिया और बहुत गहरा संबंध रहा है राहुल जी का। और तो उन्होंने जब 13वीं का प्रोग्राम था तब आने कहे थे, लेकिन कुछ कारणों से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया था। तो राहुल जी ने व्यक्तिगत तौर पे फ़ोन पे वार्ता भी किया था और सांत्वना भी दिया था उसमें, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि जब भी हम अमेठी आएंगे तो हम। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया है। बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कैसे कर सकते हैं जबकि उनके कार्यकाल में पीडीए को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। बीएसपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की बैकलॉग भर्तियों पर रोक लगाई गई थी। बीएसपी ने कहा कि एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बीएसपी सरकार ने दिया था और इसके बाद सपा ने उसे खत्म कर दिया। साथ ही आरोप लगाया गया कि बीएसपी सरकार में एससी, एसटी अधिकारियों का प्रमोशन किया गया जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका डिमोशन किया गया। बीएसपी ने यह भी कहा कि महापुरुषों के नाम पर रखे गए जिलों का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी ने दलित महापुरुषों का अपमान किया है। देखिए, किसी भी नेता का अगर चाल चरित्र देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे तब देखो।
सत्ता में ना रहने के बाद तो लोग लुभावने वादे करते हैं, लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता में थे तो उस वक्त जो आज दलितों के हित की बात कर रहे हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने अपनी सरकार में SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती हो रही थी, जिसको इन्होंने रोक लगा करके SC ST OBC का बड़ा नुकसान किया। जो पूरे देश में बैकलॉग की बहुत जगह खाली है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने बैकलॉग भरने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता माननीय बहन जी अपनी गवर्नमेंट में भर्ती कर रही थी, लेकिन जैसे 12 में माननीय अखिलेश यादव जी आए तैसे उन्होंने उस भर्ती को रोक लगा दिया। तो SC ST OBC की हित ऐसी कैसे हो सकते हैं? SC समाज को बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को भी छीनने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। तो SC समाज के हित ऐसे कैसे हो सकते हैं? SC ST के जो अधिकारी थे इनको प्रमोशन माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में दिया था। DYSP को SP, तहसीलदार को SDM, बाबू को बड़े बाबू बनाने का काम किया था, जिनको डिमोशन करके माननीय अखिलेश यादव जी ने उन लोगों का भी। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना में बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। अर्जुन सिंह ने कहा कि हर कोई जानता है कि अभिषेक बनर्जी चोर हैं। जिस परिवार का सीमेंट, ईंट और रेत का कारोबार था वह अब हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे परिवार की जांच होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। सबको पता है जिस परिवार के पास सीमेंट बालू का दुकान था वो आज हजारों करोड़ का मालिक है। ये कोई नया बात थोड़े है। तो वो तो चोरी करके ही तो पैसा आएगा, नहीं तो सांसद का क्या कमाई है? एक बिजनेस बिना बिजनेसमैन का बिजनेसमैन है। ये तो चोर है, पूरा फैमिली चोर है, पक्का जेल में डाल देना चाहिए। देखो चोर के साथ चोरी रहता है। अयोध्या नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हर परिवार करे गंदगी पर प्रहार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 31 मई रविवार सुबह 7 बजे शहर वासियों से अपने घरों से निकलकर आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की अपील की गई। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और कूड़ा पृथक्करण की आदत को प्रोत्साहित करना है। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और यहां का हर नागरिक स्वच्छता की जिम्मेदारी निभाए। महापौर ने लोगों से पूरे परिवार के साथ इस अभियान में शामिल होने की अपील की और बताया कि जिन वार्डों में सबसे अधिक भागीदारी होगी उन्हें नगर निगम की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि 15 दिनों का विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर घर को जोड़ा जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सफाई कर्मियों के साथ मिलकर अपने घर, गली और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें और सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके नगर निगम का सहयोग करें। हर परिवार करे गंदगी पर प्रहार। अयोध्या नगर निगम जन सहभागिता, जन सहयोग और जन समर्थन के दृष्टिकोण से, जागरूकता के दृष्टिकोण से एक महाअभियान छेड़ रहा है, जिसमें हम हमारे अयोध्या महानगर के वासियों से अपील करते हैं कि 31 मई को दिन रविवार को सुबह 7 बजे अपने घरों से बाहर निकलें और अपने आसपास के परिवेश को स्वयं अपने हाथों से स्वच्छ करें। और यह अयोध्या नगर की स्वच्छता की जिम्मेवारी नगर निगम की है, हमारे नागरिक समाज की है और हम सब मिलकर अयोध्या में स्वच्छता की और जागरूकता का एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे हमारे नगर में स्वच्छता की और स्वच्छता में सहभागिता की एक ऐसी संस्कृति विकसित हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मिसाल बने और पूरी दुनिया को भी एक मिसाल के तौर पर यह पूरी बात जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 कल से शुरू हो रहा है अयोध्या नगर निगम में और इस स्वच्छ सर्वेक्षण से पूरे जनमानस को, हर घर को, हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए एक 15 दिन का विशेष अभियान नगर निगम अयोध्या के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोग विभिन्न रूट्स पर पदयात्राएं करेंगे, वहां पर लोगों से जुड़ेंगे, उन लोगों को आह्वान करेंगे कि 31 मई को आधे घंटे के लिए सभी लोग हर घर से एक व्यक्ति कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने परिसर को, अपने स्कूल को, अपने गली को, हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ मिलकर अपना योगदान दें।
प्रयागराज में बढ़ती लू और गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए 25 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है और साथ ही आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था भी समर्पित की गई है ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया है। 25 बेड का एक डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया है जिसमें कूलर, एसी और पंखे वगैरह की व्यवस्था है। साथ ही साथ हमने अपने सारे स्टाफों को और सारे डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर रखा है कि यदि हीट वेव से संबंधित कोई भी मरीज आता है तो उसको तत्काल प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है और उसके बाद आवश्यकता अनुसार यदि जरूरत पड़े तो उनको वार्ड में भर्ती करके उनका इलाज करना है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड्स, दवाइयाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ORS के पैकेट, ये सब व्यवस्था हमने कर रखी है। साथ ही जो OPD में मरीज आते हैं उनके लिए हमने जगह जगह पर वाटर कूलर लगा रखे हैं। लगभग 15 वाटर कूलर हैं जहां से ठंडा पानी मरीजों को मिलता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।